हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना चैप्टर फर्स्ट, जो कि बुक के साथ साथ जियोग्राफी का भी चैप्टर फर्स्ट है, उसको पढ़ रहे थे, देख रहे थे और कवर कर रहे थे। इसमें से हमने फर्स्ट पेज के ओवरव्यू ले लिए थे, ले लिया था। देन इस पेज यानी 7th पेज तक हमने कवर कर लिया था। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। ये शायद बुक की तरफ से नोट है। A World Heritage Site by UNESCO, the biodiversity of park is being preserved by government as well the village communities that live inside. Okay, अभी हम आगे देख लेते हैं। The cold desert. The word desert immediately evokes an image of hot place. However, there are also cold deserts and we have one in India. जब भी एक वर्ड जो कि डेजर्ट है, तो ये जो वर्ड है डेजर्ट, इसका नाम लेते ही या नाम सुनते ही या नाम सोचते ही हमारे मन में इमीडिएटली एकदम से अचानक से एक इमेज आ जाती है जिसमें एक हॉट यानी कि गर्म सी प्लेस होती है। हाउएवर लेकिन देयर आर ऑल्सो कोल्ड डिज़र्ट्स यानी ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया, और एक हमारे पास भी है हमारे इंडिया में। लेकिन कहाँ और कौन सा, चलिए देखते हैं। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप below -30 degree Celsius. There is very little rainfall and the landscape is rugged with rocky terrain. तो ये लद्दाख में है और विंटर्स के टाइम में इसका जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत लिटिल रेनफॉल होता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा रेनफॉल, थोड़ी सी बारिश होती है। द लैंडस्केप इज़ रग्ड, थोड़ा सा रग्ड है वो उधर का लैंड मास और लैंडस्केप विथ रॉकी टेरेन लाइक इस टाइप की रॉक्स बने हुए हैं वहाँ पर। डीप वैलीज यानी ऊंची घाटियाँ हैं। एंड लेक्स सच एज, और कुछ लेक्स हैं, झीलें हैं, जैसे कि पेंगोंग टीएसओ, ऑल्सो कॉल्ड टेसो, पेंगोंग टेसो। और यहाँ पर टेसो का मतलब लेक होता है, यानी कि पेंगोंग लेक। उसके बाद द टेरेन हियर रिसेम्बल्स दैट द मून, और ये जो टेरेन्स हैं थोड़े मून्स के जैसे लग रहे हैं। हेंस इट इज़ कॉल्ड मूनलैंड, इसीलिए इस डेजर्ट का नाम मूनलैंड है। आप चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग, और नहीं तो ज़्यादा वो है तो फिर आप लोग यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। पहले इतना, देन इतना, और यहाँ पर भी ऐसे इधर पे हाईलाइट भी हो जाएगा। सॉरी, हाँ, अभी अगर आगे कुछ हाईलाइटेशंस की बात आएगी तो हाँ। फिर क्या है, जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन, और जो जियोलॉजिस्ट हैं उनने कुछ फॉर्मेशंस बताई हैं इन पत्थरों के बारे में और इस डेजर्ट के बारे में। तो पहले तो देख लेते हैं हु इज़ जियोलॉजिस्ट। जो अर्थ के ऊपर, यानी जियोग्राफी मतलब अर्थ से रिलेटेड, जैसे जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट पहले के टाइम की हिस्ट्री और पुराने टाइम की जो अर्ली थिंग्स होती हैं उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं। ऐसी जियोलॉजिस्ट अर्थ से जुड़ी बातों पे रिसर्चेस करते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मेशन बताई है और एक्सप्लेन किया है उसे इन टेरेन्स के बारे में। एज वी सॉ, हम देखते हैं,
अर्लियर, पहले के टाइम पे, बाय द फैक्ट दैट माउंटेन्स वर फोल्डेड, जो माउंटेन है वो थोड़े से फोल्ड होते हैं। व्हेन द इंडियन लैंड मास कोलाइड विथ यूरेशिया, जैसा कि अभी आपने देखा था कि जो इंडिया का लैंड मास है वो यूरेशिया से टकराया था, ठीक है, हाँ सॉरी, इंडिया का लैंड मास तब टकराया, वो टक्कर वगैरह हुई, अभी हमने देखा था। तो यूरोप प्लस एशिया बना यूरेशिया, दिस इज फोल्डेड पोर्शन वॉज पार्ट ऑफ एन ओशियन एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया। और ये जो फोल्डेड पोर्शन यानी कि जो आपने देखा था ना, वो इस साइड से थोड़ा सा पुश किया, इस साइड से वो ऊपर से थोड़ा फूल गया, तो आपका हिमालय बना, दैट्स इसी टाइप से इसका भी कुछ ऐसी आविष्कार हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ओशियन का पोर्शन था, मतलब ओशियन से कुछ इसका वो बना हुआ है। उसके बाद और कुछ रॉक्स भी हैं इस एरिया में, तो थोड़ा बहुत रॉक्स का भी सहयोग हुआ होगा। आगे देख लेते हैं। हाँ, पहले आपके इस चैप्टर का 8th फ्लो चार्ट डायग्राम है, जो कि मूनलैंड इन लद्दाख, इसके बारे में। आगे फिर एक और आप लोगों को फिगर और फ्लो चार्ट दिया है। याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल इन द हिमालयास। हाँ, तो ये लोग बता रहे हैं कि हिमालयास पर याक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीपल्स को रहने में। दे आर रियार्ड फॉर देयर मिल्क, और इनका मिल्क मतलब दूध लेने के लिए किया जाता है, वूल यानी कि ऊन को लेने के लिए, एंड डाउन, एंड आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट का जैसे भी इसे यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास तो गाड़ी वगैरह हैं, अब शायद उनके यहाँ पे भी होती होंगी, बट याक्स का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर ये पत्थर और बर्फ वगैरह से, मेरे को तो नहीं लगता है कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह का यूज़ होता होगा। जैसे अब डेजर्ट है, यहाँ पर भी उतने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ नहीं होते हैं, कैमल्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ऐसे ही शायद यहाँ पर भी याक्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे है एक और फिगर दिया है जो कि 10th फिगर है ये। हाँ, तो देख लेते हैं। पेंगोंग टेसो लद्दाख। हाँ, अभी आपने टेसो का मतलब जाना। टेसो मतलब क्या होता है? लेक। अगर आप चाहो तो आप इनको की पॉइंट्स में लिख सकते हो या फिर अपनी मीनिंग्स में। उसके बाद पेंगोंग टेसो यानी पेंगोंग लेक जो है, जो कि लद्दाख में अभी आपने देखी जब मूनलैंड के बारे में बात हो रही थी, कोल्ड डेजर्ट। दिस लेक हैज़ सल्टी वाटर। इसका पानी खारा है जैसे ओशियंस का होता है, अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स। लेकिन ये थोड़ी अलग है बाकी लेक्स से। द सल्टीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ मिनरल्स। और सल्टीनेस एक रिजल्ट होता है मिनरल्स का दैट डिसॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज, जो कि डिसॉल्व यानी घुल जाते हैं माउंटेन एरियाज के आसपास। लाइक ये माउंटेन एरिया के पास है पेंगोंग लेक, तो ये कुछ माउंटेन्स हैं, तब ये थोड़े से घुलते हैं, इसके अंदर मिलते हैं तो मिनरल्स क्रिएट होते हैं और वो थोड़े से सॉल्टी होते हैं, तो उस वजह से नदी के अंदर भी सॉल्टनेस आ जाती है। आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले। और ये सैंड और क्ले से बने हैं। वाइंड एंड रेन हैव eroded the mountain into the shapes you see in the paragraph। और वाइंड और रेन जो होती है वो भी होती है इसके ऊपर द माउंटेन into the shapes you see in this photograph। और जो आपका माउंटेन का जो शेप है वो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। आगे देख लेते हैं। डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस, यहाँ पे हार्श कंडीशंस होती हैं। लद्दाख is a home to unique wildlife like snow leopards, ibex and Tibetan antelopes। और जो लद्दाख है वो एक यूनिक होम है वाइल्ड लाइफ के लिए, फाउना के लिए। फ्लोरा वगैरह तो ये फूल वगैरह आप कह सकते हैं, वहाँ पर ये पेड़ पौधे अगर होंगे तो वहाँ पर फ्लोरा भी अच्छा खासा होगा, बट फाउना के लिए यानी एनिमल्स का काफ़ी अच्छा घर है। जैसे कि वहाँ पर आपको स्नो लिपार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जिनके भी हमने इमेज देखी थी, और आइबेक्स और टिबेटियन एंटेलोप्स, ये भी एनिमल्स होते होंगे। द लद्दाखी पीपल्स, लद्दाख के जो पीपल्स होते हैं, लीड अ सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं। द रीजन इज नो फॉर इज एशियंट मोनेस्ट्री एंड कलरफुल फेस्टिवल्स सच इज लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल। इस लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं।
यहाँ पर बताया है कि लद्दाख के लोग काफ़ी सिंपल लाइफ जीते हैं और यहाँ का रीजन जाना जाता है इनकी एशियंट मोनेस्ट्री यानी पुरानी मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स वगैरह के लिए एंड कलरफुल फेस्टिवल्स के लिए, जैसे कि लॉसर एंड हेमिस। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट सा है, लद्दाख इज़ अ होम ऑफ यूनिक वाइल्ड लाइफ सच एज स्नो लीपर्ड, आइवेक्स, एंटाविटियन, एंटोलोप्स। इधर से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद द गैंगेटिक प्लेन्स, अ न्यू टॉपिक फिर से स्टार्ट हो चुका है, गैंगेटिक प्लेन्स। तो चलिए देख लेते हैं गैंगेटिक प्लेन्स। आज हमने क्या कवर किया अभी इतनी देर में? अभी हमने एक पेज को पढ़ लिया है, देन सेकंड पेज अभी हमारा इसका ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे न्यू पैरा है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक कवर कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो एज बी मूव साउथवर्ड्स, ईस्ट से साउथ की तरफ यानी हिमालय, सॉरी, एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम हिमालयस, हिमालय से साउथवर्ड्स की तरफ बढ़ने से पहले, यानी हिमालयस तो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से साउथवर्ड की तरफ बढ़ने से पहले वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स। हमारे पास कुछ वास्ट यानी बड़े और फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स है जहाँ पे थोड़ी सी मॉइस्टनेस है। दीज प्लेन्स have been an important part of the history and civilization of India। और इन प्लेन्स के पास कुछ important parts हैं हमारी हिस्ट्री के और civilization के, हमारी इंडिया की। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas। और ये जो प्लेन्स हैं ये हमारी रिवर्स से बने हुए हैं और वो रिवर्स हमारी हिमालयास से निकली हुई हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफलाइन, वाटर, एक वाइटल लाइफलाइन जिंदा रहने के लिए जो वाटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलॉन्ग विथ देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्राइब्यूटरीज। जो गंगा, इंडस एंड जो ब्रह्मपुत्र जैसी कुछ रिवर्स हैं या इनके जो सिस्टम्स हैं ये काफ़ी एक्सटेंसिव हैं एंड इनका कनेक्शन बहुत सी नदियों से जुड़ा हुआ है, तो इनकी ट्राइब्यूटरीज काफ़ी अच्छी खासी हैं। इन रिच द सॉइल विथ मिनरल्स, और ये रिच हैं सॉइल्स में, अच्छी मिट्टी में और मिनरल्स में, मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। और जहाँ पर भी ये बहती हैं उस रीजन को ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, मॉइस्चेबल, वहाँ की मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट बना देती हैं, फर्टाइल बना देती हैं एंड एक अच्छा आइडियल देती हैं वहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर करने में। The rivers bring with them minerals that enrich the soil or enabling abundant agriculture। और वहाँ की जो रिवर्स हैं वो, और वहाँ की जो रिवर्स हैं वो ब्रिंग करती हैं काफ़ी सारे मिनरल्स, मतलब बहुत सारे मिनरल्स अपने साथ लाती हैं। जो गंगा वगैरह हैं, इंडस वगैरह, ब्रह्मपुत्र हैं या इनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं ये काफ़ी अच्छा खासा मिनरल्स, जैसा कि अभी आपने देखा, मिनरल्स अपने साथ लाती हैं और सॉइल में रिच हैं, अभी आपने देख ही लिया। एनेबलिंग अबंडेंट एग्रीकल्चर, और काफ़ी अच्छा खासा रीजन बना रहता है जहाँ पर भी बहती हैं एग्रीकल्चर का। द रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में जो फिगर 1.1 था यानी फर्स्ट फिगर था आपका जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, वहाँ पर आपने देखा था कि वो कौन सा कोई वाटरफॉल था कर्नाटका का जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से बनती है, कुछ स्पेशल टरबाइंस वहाँ पे लगा दिए जाते थे और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। वो कौन सी थी, चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, ये रही, देखो, जोग फॉल्स इन कर्नाटका। और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी कुछ स्पेशल टरबाइंस और मशीन्स को लगाकर। तो यहाँ पर भी वही बताया है कि
हाँ, तो यहाँ पर भी वही बताया है कि इन रिवर्स के थ्रू काफ़ी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है एंड अ लार्ज proportion of India population lives in these plains। और काफ़ी ज़्यादा जो लार्ज पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो यहाँ पर ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा खासा होता है और एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए अभी हम आगे देख लेते हैं। आगे आप लोगों को कुछ यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 यानी पूरे 6 फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड फिगर्स दिए हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट 1.11 मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द प्लेन्स। इस प्लेन में इस टाइप से एग्रीकल्चर्स होती हैं और प्रैक्टिस करते हैं लोग एग्रीकल्चर करने की। एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विथ द रिवर यमुना ऑन टॉप राइट। और जो व्यू है दिल्ली का वो यहाँ पर बताया एरियल व्यू, और टॉप राइट की तरफ पर यमुना है यहाँ पर। बेबी ये इतने कहीं पार्ट में है मे बी, हाँ। फिर 1.13 फिगर पे है मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश। मल्टी क्रॉपिंग यहाँ पर की गई है, यानी काफ़ी सारे अनाज एक साथ लगा दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। काफ़ी अच्छा है ये एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहीं से जो गंगा यमुना होती हैं वो निकलती हैं, तो काफ़ी मल्टी क्रॉपिंग यहाँ पर हो सकती है अच्छे से, तो ये की गई है। उसके बाद रूरल वुमेन्स वर्किंग इन अ पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल। ये पिक्चर वेस्ट बंगाल की है, जहाँ पर जो रूरल वुमेन्स हैं यानी कि जो गांव की रहने वाली औरतें हैं, वो लोग पैडी यानी कि जो हमारी धान होती है उसको ये लोग उगा रही हैं, मतलब फील्डिंग कर रही हैं, उसकी केयरिंग वगैरह और उगाने की वो जो है। उसके बाद द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। थोड़ा सा फ्लैट सा लैंड है नॉर्थन प्लेन्स में, हैज़ अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एलोवेरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। और वहाँ पर नॉर्थन प्लेन्स के साइड में, मतलब यहाँ पर ये गैंगेटिक प्लेन्स हैं, उसके नॉर्थ में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एलोवेरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा है। रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क्स फैक्चराइज द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड लॉन्ग डिस्टेंसेस। रोड्स रेलवे नेटवर्क्स अच्छी फैसिलिटी से बनाए गए हैं एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस से भी यहाँ पर गुड्स वगैरह यानी जो माल होता है, जो भी जैसे कोल की ट्रेन जाती है, कोयला भरा हुआ आता है उसमें, उस टाइप के वो जो माल वगैरह होता है वो अच्छा खासा होता है। एज यू विल सी इन द टेस्परेटरी ऑफ द पास्ट चैप्टर्स, जो कि आपने टेस्परेटरी एक बुक है आपकी, अगर आपने पहले पढ़ी हो तो आपके पास्ट चैप्टर्स में देखी होगी। उसमें द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर मिलेनिया फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर्स हैं उनका यूज़ ट्रैवल एंड ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, जैसे माल को इधर उधर करना, गुड्स को इधर उधर पहुंचाना, तो वो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ गया, ट्रेड में आ गया। और कुछ अदर थिंग्स भी की जाती हैं इकोनॉमिकली विथ इकोनॉमी एंड ट्रैवल। ज़्यादातर शायद वहाँ से माल वगैरह लाना यही शिप से ही होता है, बिकॉज वहाँ पर रिवर्स हैं, तो ज़्यादातर रिवर्स होने की वजह से मे बी वहाँ का ज़्यादातर जो है वो सब शिप्स वगैरह से ही आता होगा, मे बी सो। और आगे देख लेते हैं 1.15 फिगर, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द गैंगेटिक प्लेन्स। ये कुछ ट्रांसपोर्ट्स के ज़रिए हैं, सोर्स हैं गैंगेटिक प्लेन्स में। अब कितना रह गया हमारा, ये कवर करना है एंड देन ये, ठीक है। अभी हमारा इतना रहेगा, फिर अगर हम आज इतना कवर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 था 12 पेजेस रहेंगे। हाँ, तो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे।
ज़्यादा मैक्सिममली 4 से 5 पार्ट्स में तो कवर हो ही जाएगा। हाँ, अभी हम अपना ये देख लेते हैं। तो डोंट मिस आउट आ चुका है। मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस। ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो देवियों के नाम पर रखी गई हैं, गॉडेस के नाम पर रखी गई हैं। जैसे कि गंगा एक देवी थी, यमुना एक देवी थी, कावेरी भी, ETC एक्सेट्रा। द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्म। और जो ब्रह्मपुत्र का नाम है उसका मतलब है ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी का जो बेटा यानी सन है वो। दिस रिवर गेट बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टीड ऑफ ड्राइंग अप। कैन यू गेस वाई? हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मे भी मुझे आपको कुछ टाइम देना चाहिए इसको सोचने के लिए। तो चलिए बताइए कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये समर्स के टाइम पर इतनी बड़ी क्यों होती जाती है? इंस्टीड ऑफ ड्राइंग, सूखने की बजाय ये समर्स के टाइम पे और बड़ी क्यों होती जाती है? कैन यू गेस वाई? क्या आप इसको गेस कर सकते हो और बता सकते हो कि क्यों? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, 10 सेकेंड्स देती हूँ मैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये टाइम्स अप राइट नाउ। जिन्होंने कर लिया है वो कमेंट्स में बता दें। और अभी मैं बताने वाली हूँ उसका आंसर क्यों। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन था ये, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो रिवर है वो इसलिए इतनी बड़ी होती जाती है बिकॉज ये जो ब्रह्मपुत्र है ये जो हमारा माउंटेन है उनके बीच में से होकर निकलती है। तो समर्स के टाइम पे ये जो माउंटेन है ये समर्स के टाइम पर पिघलता है, इसकी स्नो मतलब पिघलती है, तो ब्रह्मपुत्र वहीं से होकर जाती है और यहाँ पर मिलती है। तो तब ये माउंटेन की स्नो पिघलती है तो वो इसमें मिल जाती है और इसका पानी और ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कवर होता है। मतलब कि जो नदी है अगर वो इतनी आ रही है तो स्नो के मेल्ट होने की वजह से वो इतनी हो जाएगी। तो इसलिए ये समर्स के टाइम पे सूखने की जगह और बड़ी हो जाती है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं बिकॉज इट, चलिए मैं बोलकर ही बता देती हूँ। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि अगर आपको लिखना हो तो फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन कि इफ़ इट कम्स फ्रॉम हिमालयास ड्यूरिंग समर्स सो द स्नो इज मेल्ट and the rivers are bigger because the snow is mixed with the river and the river gets bigger. Okay, so ऐसा आप कुछ लिख सकते हो। देन देख लेते हैं लेट्स एक्सप्लोर को। नोटिस द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन्स। आप थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन बनाइए यहाँ पर, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इन प्लेन्स पर। व्हाट वुड बी द रीज़न ऑफ दिस कंसंट्रेशन? इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मतलब रीज़न क्या है, वजह क्या है? तो इसका मतलब क्या, ये हो क्यों रहा है, ऐसा दिख क्यों रहा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मतलब ये 1.16 फिगर है और ये इमेज सैटेलाइट से निकाली गई है जो कि गैंगेटिक प्लेन्स की है। तो बताइए इसका रीज़न क्या है ये कंसंट्रेशन होने का, ये जो लाइटिंग्स हैं। हाँ, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग गैंगेटिक प्लेन्स पर रहते हैं बिकॉज वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी है और एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इस वजह से, और मे भी इस एरिया में ज़्यादा लोग रहते होंगे, इधर पे कुछ चौराहे टाइप के होंगे इसलिए। अब आगे देख लेते हैं फिगर 1.17। द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट्स ऑन ए वुडन वीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। और इस फिगर में आपको बताया गया है कि जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वहाँ पर एक ग्रे लंगूर बैठा हुआ है, ये आपको दिख ही रहा है, जो कि एक वुडन बीम पर बैठा है, यानी लकड़ी की बनी हुई बीम पर। इन
वंदनग्राव नेशनल पार्क, वंदनग्राव नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। आप इसको इधर से हाईलाइट कर सकते हैं, इधर से इतना बस, वंदनग्राव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जिससे आपको याद होता जाए कि जो पार्क्स हैं वो कहाँ पर हैं। देन अभी 1.18 फिगर देख लेते हैं। द मैजेस्टिक टाइगर, एक मैजेस्टिक टाइगर है दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। प्रोजेक्ट टाइगर हैज सपोर्ट द रिटर्न ऑफ द टाइगर टू इट्स हैबिट्स। और ये एक फीमेल टाइगर होगी और ये अपनी हैबिट्स की वजह से ऐसे बैठी हुई है। अभी हम आगे देख लेते हैं। आज की वीडियो में ये लास्ट पेज है हमारा, जिसका हमें कवर करना है, या फिर इसे भी कर लें। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? इतने में आप कमेंट कर दीजिए, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अभी हम आगे देख लेते हैं। फिगर 1.19, एक और फिगर आप लोगों, सॉरी 2 फिगर्स और दिए हैं आपको, एंड देन उसके बाद ये एक और फिगर है, और ये लास्ट पेज है आज का। अगर आप लोगों को और करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जल्दी से। द इंडियन घरियल एन अडल्ट इज बीन 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर देखिए, रुकिए, देखिए, द इंडियन घरायल एन अडल्ट is been 2.5 and 4 meter long, and reptile is not on the verge of extinction. There are laws and prohibit harming it or hunting it. तो आपको यहाँ पर क्या अलग दिख रहा है? हाँ, मोस्ट ऑफ दी लोग गैस नहीं कर पाए होंगे, मेरे को भी अच्छे से देखना पड़ा तब पता चला। यहाँ पर आपको एक रेप्टाइल, एक क्रोकोटाइल टाइप की कोई चीज़ दिख रही है, जो कि घड़ियाल है इंडिया की, और ये 2.5 से 4.5 के बीच इतनी ही, मतलब इसकी लेंथ होगी, इतनी लॉन्ग होगी ये। देखिए, आपको दिख ही रही है कितनी लंबी सी है। अब अप्रोक्सीमेटली इसकी ये वैल्यू लगाई गई है, और हंटिंग के टाइम पे इसको थोड़ी सी हार्मिंग पहुंची है। आगे देखते हैं फिगर 1.20। अ पिकॉक एंड पीहन। द इंडियन पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। एक यहाँ पर एक पिकॉक है और एक पीहन है। एक इंडियन पिकॉक, और ये इंडियन पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, जैसे कि आपको पता ही है। जल्दी से देख लेते हैं हम इसको। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे आप थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, मतलब सॉरी थार डेजर्ट है जिसको आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इट बी मूव वेस्टवर्ड, और ये वेस्टवर्ड की तरफ बढ़ रहा है। ऑन द मैप यू विल सी एंड नोटिस येलोइश एरिया। अगर आप फिजिकल मैप में देखें तो ये येलो कलर का है, येलोइश एरिया होगा वहाँ पे, और वही ये डेजर्ट है। दिस एरिया इज द थार डेजर्ट, और वो थार डेजर्ट है। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ अ गोल्डन ड्यून्स। एक वास्ट स्ट्रेच जो कि गोल्डन ड्यून्स से बना है, मतलब थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी गोल्डन रेत है यहाँ पर। रग्ड टेरेन, थोड़ी सी रग्ड जगह है। एंड वाइड ओपन स्काई, और एक वाइड ओपन स्काई है। और अब जल्दी से फिगर देख लेते हैं। ट्रेवलर अमोंग द स्टैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट, और यहाँ पर एक ट्रेवलर खड़ा है इनके, मतलब बीच में, एमोंग मतलब बीच में खड़ा हुआ है इन सैंड ड्यून्स के ऑफ द थार डेजर्ट की। जल्दी से देख लेते हैं अब हम। लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट इज़ द शेप ऑफ सैंड ड्यून्स। इन सैंड ड्यून्स का शेप क्या है? वाइल माउंटेन आर मेड ऑफ रॉक एंड देयर शेप इज़ फिक्स्ड। जब माउंटेन्स रॉक्स के बनते हैं और जो उनका शेप है वो फिक्स्ड होता है। वाई डू यू थिंक सैंड ड्यून्स ऑल्सो हैव अ सिमिलर शेप। तब जो पहले इन्होंने पूछा है कि इन सैंड ड्यून्स का शेप क्या है, उसके बाद वाइल माउंटेन आर मेड ऑफ रॉक, जो माउंटेन्स है वो रॉक्स के बनते हैं, चट्टानों के बनते हैं, तो उनका शेप फिक्स्ड होता है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सैंड ड्यून्स का शेप भी सिमिलर होगा, यानी उन्हीं के जैसा होगा? इवन थ्रो दे आर मेड ऑफ सैंड, और वैसे भी वो तो सैंड के ही बनते हैं ना। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें जल्दी से अपना 4000
आर्ट्स का टाइम कंप्लीट करना है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी।